नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। सारे अभिवादन एक साथ हमारे मित्रों को, हमारे दूसरे साथियों को जो कृपा करके थोड़ा सा समय मुझे सुनने के लिए देते हैं। और मैं देखिए, मेरे चैनल पे मैं मेहमान तो अभी बुला नहीं पाता, मंच मेरा छोटा है, एक ही घर में कुर्सी है, उसमें अगर अतिथियों को बुलाऊंगा तो उनकी गरिमा का जो मान पान होना चाहिए शायद नहीं हो पाए, इसलिए मैं अभी अकेले ही गाड़ी खींच रहा हूँ। और बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें, मेरी बातचीत, मेरे मन की बातचीत पसंद है तो इसे कृपा करके लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाइए, उनको शेयर कीजिए, समूहों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें तो सोने में सुहागा। बहरहाल, आज की बात मैं भारत के राजघरानों पर करना चाहता हूँ। और जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो तो इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और इंडियन एक्सप्रेस में छपवा भी दिया। ये वही इंडियन एक्सप्रेस है जो एक ज़माने में कांग्रेस की सत्ता प्रतिष्ठान का सबसे बड़ा शत्रु था। आपातकाल के दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग पर जहाँ इस इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर हुआ करता था, उस ज़माने में इंदिरा गांधी जी का ज़माना था, बुलडोज़र पहुँच गए थे सरकार के। बहरहाल, वो पुराना किस्सा है। नया किस्सा ये है कि राहुल गांधी ने अपने लेख में इस देश के राजघरानों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। और उनकी दुखती रग यही थी कि वो दब्बू होते हैं। अब दब्बू होते हैं या बहादुर होते हैं, ये राहुल गांधी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि भाई वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। लेकिन मैं तो साधारण पत्रकार हूँ, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे राजघरानों के बारे में पड़ताल नहीं करूँगा। देश में तो अगर आप गिनने बैठेंगे तो 500 से ऊपर राजघराने हैं। कुछ फोत हो गए, इनका कोई वारिस नहीं रहा, लेकिन बहुत से हैं जिनके उत्तराधिकारी, जिनके परिवारों के चश्म चिराग महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, राजनीति में हैं। वो किसी भी दल में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में भी तमाम ऐसे परिवारों से लोग आए थे जो जागीरदार थे, जमींदार थे। बहरहाल, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल माने जाने वाले राजघराने सिंधिया के बारे में। सिंधिया राजघराना जो है करीबन 250-300 साल पुराना है। महादजी सिंधिया ने बड़े योद्धा थे अपने ज़माने के, खूब उन्होंने लोहा लिया अंग्रेज़ों से, मुग़लों से, तो वो इसके संस्थापक थे। और आज इस घराने की जो कमान है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के डीएनए में भी जाहिर है कि महादजी सिंधिया वाला जोश होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्योंकि सिंधिया घराने का जो वंश बेल है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें घालमेल होता रहा है। कई बार कई राजाओं के पुत्र नहीं हुए तो उन्होंने दत्तक पुत्र गोद ले लिए, फिर उन दत्तक पुत्रों के भी पुत्र नहीं हुए तो उन्होंने दूसरे दत्तक पुत्र गोद ले लिए। लेकिन पिछली 4 पीढ़ियों से तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें अब शुद्धिकरण हुआ है। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया और दौलत राव सिंधिया जो रहे, उसके पहले जीवाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, सबके एक एक बच्चा हुआ है और वंशवेल बढ़िया फल फूल रही है। लेकिन जो चीज़ महादजी सिंधिया में थी वो चीज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया में नहीं है। इसके कई आपको पड़ताल करनी पड़ेगी, तब ये बात समझ में आएगी। सिंधिया साहब के पिताजी 20 साल 25-30 साल कांग्रेस में रहे। कायदे से बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे। अब तो स्वर्गवासी है, मेरी उनसे बड़ी निकटता थी, लेकिन स्वभाव से बड़े दब्बू थे। वो भी दब्बू थे। कैसे दब्बू थे कि देश में आपातकाल लगा और कांग्रेस का शिकंजा इन राजघरानों पर कसा। उन्हें अपने लगा कि कहीं कांग्रेस इनको भी उठा के न रख दे, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वो भारतीय जनता पार्टी, और उससे पहले तब तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, जनसंघ की नेता थी, जनसंघ को संरक्षित करती थी। तो वो चुपचाप से कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में शामिल हुए तो जीवन भर कांग्रेस में रहे। हालांकि बीच में कुछ छोटे से अंतराल के लिए एक हवाला कांड देश में हो गया था, तो कांग्रेस ने उनको निकाल के बाहर कर दिया था। लेकिन बहुत कम समय में वो वापस उड़ जहाज को पंछीपुंज जहाज पे आ गए। उनके निधन के बाद एक दुर्घटना, विमान दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई।
तो उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी बने। वो भी 20 साल तक कांग्रेस में रहे, अनेक संगठन के पदों पर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मतलब हर तरह से जो जलवा उनके पिताजी का था वो उनका रहा। लेकिन स्वभाव उनका भी दबने का था, बहुत दिनों तक वो दबे भी रहे। लेकिन जब पानी नाक के ऊपर हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। तो आप देखिए कि कांग्रेस में जो कमलनाथ जी का 19 महीने की सरकार थी, उसमें वो कमलनाथ जी के खिलाफ बगावत कर गए। उससे पहले उन्होंने बहुत आंखें दिखाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहले के शिवराज सिंह को कि टाइगर जिंदा है, हमारा मत समझना वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उस दब्बूपन के लेवल को हटा के अपने बागी लेवल को उजागर किया। और 2020 में जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तब से उनके वो बागी तेवर जो है वो अदृश्य हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। और स्थिति ये है कि वो जैसे तैसे तो अपने वजूद को भारतीय जनता पार्टी में बनाए हुए हैं। और ये उनका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री की उनका ऊपर कृपा है। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में चूँकि हमारे सिंधिया ज्योतिरादित्य जी की ससुराल है, इसलिए उन्हें अपना दामाद भी धर्म दामाद कहते हैं। अब ये धर्म के रिश्ते बहुत होते हैं, धर्म पुत्र, धर्म पत्नी, धर्म भाई, धर्म बहन, तो धर्म दामाद भी है। तो लिहाजा अभी उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, सुरक्षित हैं, लेकिन दबे हुए से। इस समय मध्य प्रदेश में भी, जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, आपके झारखंड में विधानसभा चुनाव है, देश की 47 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, 3 लोकसभाओं के उपचुनाव हैं, लेकिन हमारे सिंधिया जी को बेचारा कोई पूछ नहीं रहा है। वो जो महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी गरज रहे हैं, शिवराज सिंह गरज रहे हैं, लेकिन हमारे सिंधिया महाराज को कोई पूछ नहीं रहा है। और ये तो छोड़िए, वहाँ तो छोड़िए, महाराष्ट्र में और झारखंड में नहीं पूछ रहे हैं, अपने घर में नहीं पूछ रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत उन पर लागू कर दी है। यहाँ मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में विधानसभा के 2 उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ उन्हें कोई प्रचार के लिए बुला ही नहीं रहा है। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव खुद डेरा डाले हुए हैं, और बेचारे कितने मेहनती हैं मोहन यादव की। दिन में विजयपुर में प्रचार करते हैं और दूसरे दिन वो बुधनी पहुँच जाते हैं, और तीसरे दिन वो महाराष्ट्र में खड़े दिखाई देते हैं, कभी झारखंड में खड़े दिखाई देते हैं। तो स्थिति ये है कि इस समय हमारे महाराज जो अब महाराज तो नहीं है, लेकिन अब महाराज चस्पा है उनके पीठ पर, उनके माथे पर, उनकी पेशानी पर, और उनके कार्यकर्ता उन्हें महाराज कहते हैं। उनकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो पुराने सामंती स्वभाव के हैं, वो भी उन्हें महाराज कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उन्हें महाराज नहीं कहते, वो सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, सिंधिया जी कहते हैं। तो उन्हें बड़ा अखरता है। काश के आज़ादी के समय 565 जो भी रियासतें छोटी बड़ी थी वो भारतीय गणतंत्र में शामिल नहीं हुई होती, तो आज वो महाराज तब भी थे और आज भी होते। लेकिन सब कुछ मर्जी से नहीं होता, ये देश अपनी गति से चलता है। देश आज़ाद हुआ, सारी रियासतें मर खप गई, शामिल हो गई भारतीय गणराज्य में। कुछ 2-3 ऐसी थी जिन्होंने कोशिश की थी कि वो अलग रहें, तो उनको हमारे तत्कालीन जो पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल साहब ने, उन्होंने आंखें तरेर तरार के उनको भी शामिल करा दिया। उसमें जम्मू कश्मीर भी है, उसमें जूनागढ़ भी है, उसमें हैदराबाद भी है। लेकिन ग्वालियर की जो रियासत के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा जुझारू रहे नहीं। महाराजी सिंधिया अपवाद हैं। और उसके बाद इसी ख़ानदान में एक महारानी हुई हैं बैजाबाई, वो अपवाद है। उन्होंने अंग्रेज़ों से 2-2 बार टक्कर दी और नुकसान उठाया। लेकिन उसके बाद जो भी सिंधिया आए, चाहे वो दौलत राव सिंधिया हों, चाहे कैलाश वैसी माधवराव सिंधिया हों, चाहे जयाजी राव सिंधिया हों, किसी ने किसी से टकराने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोस्ती की। और यहाँ तक कि जो हमारे सिंधिया के दादा थे दौलत राव सिंधिया, उन पर तो 1857 में आपको मालूम है रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, और उनके साथ इमदाद मदद न करने की बल्कि गद्दारी करने के आरोप लगे। पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में। अगर उस समय ये लोग चाहते तो बड़ी भारी फौज फाज थी,
अंग्रेज़ों को निपटा सकते थे। खुद अंग्रेज डरे हुए थे कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को सिंधियाज का साथ मिल गया तो मुश्किल हो जाएगी देश में उनका बना रहना। आग बहुत भड़क सकती है, लेकिन आग नहीं भड़की, तब भी नहीं भड़की, आज भी नहीं भड़की है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर बैठे हुए हैं, न कोई उन्हें बुधनी में पूछ रहा है, न कोई उन्हें विजयपुर में पूछ रहा है, न कोई उन्हें महाराष्ट्र में पूछ रहा है, जबकि वो खुद मराठे हैं। वो कहते हैं मराठे, हालांकि वो पिछड़े मराठे हैं या क्या हैं ये भगवान जाने, लेकिन मराठे हैं। और तो महाराष्ट्र में भी उनकी कोई पूछ परख नहीं है, जबकि वो अच्छी मराठी बोल लेते। मराठी में वो मुझे लगता है अगर भाषण देते और बटोगे तो कटोगे का नारा देते, या एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि नारा देते, तो ज़्यादा अपील करते। सुदर्शन चेहरा है, चॉकलेटी चेहरा है उनका, अपील करता है, भीड़ को खींचता है, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको मौका ही नहीं दे रही है। बेचारे दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से ग्वालियर आते हैं, ग्वालियर से दिल्ली चले जाते हैं, गुना चले जाते हैं। ग्वालियर के सांसद नहीं हैं, सांसद गुना के हैं, लेकिन उनका पूरा वक्त ग्वालियर को बनाने और बिगाड़ने में लगा रहता है। वो ग्वालियर को क्या दिला पाए क्या नहीं दिला पाए, इसकी फहरिस्त मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे सिंधिया जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही है। ये अन्याय है, गलत बात है। ये ग्वालियर का भी अपमान है। ग्वालियर का इतना पुराना राजघराना है, और इस पूरे अंचल में आप देखें लोकसभा की 4 सीटें हैं पुरानी रियासत की, वो और जैन भी जोड़ लो तो 5-6, बिरसा भी जोड़ लो, सबकी सब भारतीय जनता पार्टी को जिता के दी हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिफ्ट ही नहीं दे रही। अरे भाई, उनको कुछ नहीं है तो विजयपुर तो उन्हीं के संभाग का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ उनके पुराने शिष्य पूर्व मंत्री और कांग्रेस के उससे भाजपा में आए हैं, वो रामनिवास रावत, उनके पुराने पट्टू शिष्य रहे हैं। हालांकि वो 2020 में सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब हो गए। तो वो पुराना रिश्ता ये अपील करता है कि सिंधिया को वहाँ जाके काम करना चाहिए था। कोई बुलाए तो करना चाहिए था, नहीं बुलाए तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिंधिया जी को कोई पूछ ही नहीं रहा, वो घर पे बैठे हुए हैं। और ये भाजपा में शामिल हुए पूरे सिंधिया के कटक की, कटक समझते हैं ना आप, कटक माने फौज, अवधी शब्द है, बुंदेली शब्द है। ये पूरे सिंधिया कटक का अपमान है। अब सब अपमान का घूंट पी कर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही इशारा कर चुके हैं कि हमारे जो राजघराने हैं वो उनका स्वभाव कुछ दब्बू होता है। अगर दब्बू नहीं होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे आमतौर पर भनक जाते हैं, तो भनकते, लेकिन नहीं भनके, चुपचाप बैठे हुए। उनके अंदर का महाराज करवट ही नहीं ले रहा है। बस वो तो लगे हैं कि भैया उनके शहर में जहाँ के वो सांसद नहीं हैं, उनके राजघराने के जो राज चिन्ह हैं, दो सांप और बीच में एक सूरज, वो जैसे तैसे बचा रहे। तो स्मार्ट सिटी का पैसा हो, सांसद निधि का पैसा हो, इधर का पैसा हो, उधर का पैसा हो, वो खर्च करा के चौराहे और अपने महल के आसपास का इलाका ठीक कराने में लगे हैं। कोई पूछे तो चुनाव में जाए। योगी जी को क्यों पूछ रहे हैं भाई? वो योगी जी से अच्छे वक्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस चुनाव में, महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में, राजे महाराजाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम सारे राजे महाराजे घर बैठे हैं, राजस्थान वाले भी, मध्य प्रदेश वाले भी, छत्तीसगढ़ वाले भी। छत्तीसगढ़ में भी राज परिवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। और चूंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय मौजूदा नेतृत्व है वो पीडीए की नहीं है, अगड़े पिछड़े की लड़ाई है। नेतृत्व पिछड़ों के हाथ में बरसों बाद आया है। पिछड़े प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़ी मुश्किल से बने, तीसरी बार बन गए हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण और कोई दूसरा आदमी उनके समकक्ष खड़ा हो। योगी जी तो मजबूरी हैं। योगी जी के पास चूँकि नारा था बटोगे तो कटोगे, उसने अपील भी की तो आरएसएस को वो नारा अंगीकृत करना पड़ा, सिरोधार करना पड़ा, और योगी जी की बराबर पूछ परख हो रही है। हमने हरियाणा में भी देखा था, हमने जम्मू कश्मीर में भी उनको गरजते देखा था, और उनकी एक अलग छवि है। वो संत महंत तो दिखते हैं, लेकिन अग्निमुखी संत महंत हैं। वो उस परंपरा के संत महंत हैं जिसमें
महिलाओं के नाम ज़्यादा हैं, पुरुषों के नाम कम हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो अब राजे महाराजे हैं, जो अभी तक सत्ता की चाशनी अलग अलग दलों में रह करके चाटते रहे हैं, अपनी अकूत संपत्ति का संरक्षण करते रहे हैं, वो अब अपने मान अपमान की चिंता से ऊपर हो गए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी उनकी इज्जत कर रही है कि नहीं कर रही है। अब वो बगावत करने की स्थिति में नहीं है। और जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। कांग्रेस में थे, पूरा मान सम्मान धन दौलत जो कुछ मिल सकता था सब ले लिया और उसको लाद दे आए। और अब जी भर के खुल के राहुल के बारे में बोलते हैं, प्रियंका के बारे में बोलते हैं, नेहरू के बारे में बोलते हैं, सब जिनके बारे में उनके पिता नहीं बोलते थे उन सब कांग्रेसियों के बारे में बोलते हैं। और उसके पहले जब कांग्रेस में थे तो सारे भाजपाइयों के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जो आप उनके पुराने वीडियो निकाल के देख लीजिए, सब आर्काइव में मिल जाएंगे, क्या क्या नहीं बोला। लेकिन इस समय सब नतमस्तक हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप उपेक्षा कर दीजिए, आप बैठने को मत कहिए, आप महाकाल के दर्शन करने जाएं प्रधानमंत्री तो दरवाजे पर खड़ा कर दीजिए, गर्भगृह में घुसने मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जैसे तैसे इज्जत बची है, मंत्री बने हुए हैं, संसद के सदस्य हैं, और क्या चाहिए। अब आपको वो जैसे जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए भारत सरकार ने, तो वो अब ये तो कर नहीं सकते कि महाराज जो हमारे पहले गृह मंत्री थे पटेल साहब, उन्होंने 565 रियासतें इकट्ठी की थी और हमारी सरकार इन सबको तोड़ के अपने अपने राजे महाराजाओं को दे दे। तो ये मोदी है तो नामुमकिन है। और मोदी क्या, कोई भी प्रधानमंत्री हो तो अब ये नामुमकिन है। ये वो वाला सोवियत संघ भी नहीं है जो टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये जर्मनी भी नहीं है, ये कोरिया भी नहीं है, ये भारत है। यहाँ कुछ नहीं टूटता है, यहाँ कोई कटता बटता नहीं है, लेकिन नारे लगते हैं। आप देखिए जब से भारत आज़ाद हुआ है, यहाँ से एक आदमी टूट के नहीं गया है। भाग के गए हैं, चोरी चपाटी करके गए हैं, बैंकों का पैसा लेके गए, गबन करके गए, लेकिन अलग देश की मांग करने वालों का यहाँ पर कोई गुजारा नहीं है। न जम्मू कश्मीर में न पृथकतावादी आंदोलनवादी कुछ कर पाए, न खालिस्तानी कुछ कर पाए। खालिस्तानियों को तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने कैसा भूस भरा था दुनिया जानती है, और उसका उन्होंने खामियाजा भी भुगता, जान भी दी अपनी। लेकिन आज की सरकार के सामने खालिस्तानी देश तो देश कनाडा में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारी जयपुर घराने की महारानी दिया सिंह और ऐसे तमाम सारे, वसुंधरा राजे को घर बिठा दिया, देखिए आपको अब अचानक याद आ गया। वो भी सिंधिया परिवार से जुड़ी हुई थी, पुराना धौलपुर उनका रियासत रहा है। तो जितने राजे महाराजे हैं इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने यहाँ मान सम्मान के साथ बुलाया, फिर उनके पंख काट के उनको छोड़ दिया, पिंजड़ा भी नहीं दिया। अब वो उड़ भी नहीं सकते, फुदक भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी दुर्दशा देख के कभी कभी मुझे उनकी किस्मत पर अफसोस होता है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इनके भी अच्छे दिन आए, वैसे दिन आए जैसे कांग्रेस के ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन हुई है वही जो राम रच राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा। हम लोग तो तर्क कर नहीं सकते कि भाई, और कहीं अपील भी नहीं कर सकते कि हमारे महाराज की ऐसी बेकदरी मत करो। अरे भाई घर में तो पूछो, विजयपुर तो बुलाओ उनको चुनाव प्रचार के लिए, बुधनी तो भेजो, नहीं भेज रहे हैं। और कांग्रेस में तो खैर अब जो उन्होंने पाया और जो खोया वो जाने, लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये राजे महाराजे उसी भूमिका में आ गए हैं जो आज़ादी के पहले थी। ये सत्ता, उस समय की सत्ता के साथ भी थे, चुपचाप खड़े होते थे, आज की सत्ता के साथ भी चुपचाप खड़े हैं। इनका खून अब खौलता नहीं है, ये लाल रंग का रुमाल देख के भड़कते नहीं हैं, ये नतमस्तक रहते हैं। इन्हें इनकी विनम्रता इनके सिर चढ़कर बोल रही है। तब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे हास्य आता नहीं, व्यंग आता नहीं, लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, बस थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेता हूँ। खैर आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, ये आप लाइक करके, आप इस वीडियो को शेयर करके, इस चैनल को माई बाप, जिसको अभी विधिवत मैंने इसका कोई लोगो भी नहीं बनाया है,
इसको सब्सक्राइब करके ये जता सकते हैं कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।